नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु तिवारी नामक चैनल पर। कल मैंने आपके समक्ष गांधी जी के जो जितने भी मूवमेंट हैं, चंपारण से लेके नन कोऑपरेशन तक, वो मैंने कल रात को आपके समक्ष विस्तृत में उसकी पूरी जानकारी दे दी थी और साथ ही बताया था कि आगे जो भी उनके मूवमेंट हैं वो मैं आपके समक्ष कल पेश करूंगा। क्योंकि आज नन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के बाद मैं एक बार थोड़ा शॉर्ट में फिर से डिस्कस कर देता हूं। जो गांधी जी होते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर जिले में होता है और 1889 ईस्वी में वो कानून की पढ़ाई पढ़ने के पर्पज से इंग्लैंड जाते हैं और वहां से 1891 ईस्वी में लगभग 2 से 2.5 साल वहां पे गहन अध्ययन करते हैं और उसके बाद पुनः भारत लौट आते हैं। उसके बाद गांधी जी यहाँ पे कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं एज ए लॉयर। तभी एक गुजरात के बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े मर्चेंट बोलेंगे जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के उद्देश्य से गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और फिर बाद में 22 से 23 वर्षों तक वहीं रुके। ट्रेन की जो घटना उनके साथ हुई वो भी मैंने आपको बताई थी। साथ में बताया था वहां पे 1896 से लेकर 1906 तक उन्होंने बोअर युद्ध लड़ा। बोअर युद्ध का मतलब होता है काले या गोरे का जो मतभेद था उसे गांधी जी ने एबॉलिश किया अपने फर्म डिटर्मिनेशन से। क्योंकि गांधी जी के बारे में सब बोलते हैं गांधी जी वाज ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। साथ ही बताया था उन्होंने अपनी बुक जो साउथ अफ्रीका में 1909 में लिखी थी, हिंद स्वराज नामक, उसमें उन्होंने वर्णन किया था कि जो भारतीय हैं वो अगर अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दें तो ब्रिटिश रूल जो है वो 1 साल के ही अंतर्गत भारत में कोलैप्स हो जाएगा। इफ इंडियंस वर रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश, देन ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स अंडर 1 ईयर इन हिंदुस्तान। ये उन्होंने बताया था और उन्होंने बताया था अंग्रेज यहाँ पे सक्सेस हो रहे हैं, अंग्रेज यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि भारतीय उनको कोऑपरेट कर रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स में। यही रीजन है कि अंग्रेज यहाँ पे रुके हुए हैं। तभी उन्होंने बोला था यदि इंडियन अंग्रेज की हेल्प करना छोड़ दें, कोऑपरेट करना छोड़ दें तो ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स अंडर 1 ईयर। तो हिंद स्वराज की बात आ रही। साथ ही हिंद स्वराज में सबसे पहले उन्होंने दलित शब्द का यूज किया था, दलित। उसके बाद मैंने आपको बताया था किस प्रकार 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत वापस आते हैं और 9 जनवरी को आने के उपरांत वो अपना पॉलिटिकल गुरु महादेव गोविंद राणा डे को बनाते हैं और प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की हेल्प करते हैं। उससे खुश होकर तो ब्रिटिशर्स प्रोवाइड गांधी जी ए टाइटल ऑफ केसर हिंद ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद पहला उनका जो मूवमेंट होता है, मैंने पूरा कल डिटेल में लगभग 55-56 मिनट का वीडियो बना दिया था रात को, आप जरूर देख लीजिए। जो उसके बाद स्टार्ट अगर बारी आ जाती है तो पहला मूवमेंट उनका जो था चंपारण था। उसमें उन्होंने सत्य के प्रयोग में अपनी किताब जो है उसके 3रे अध्याय में चंपारण मूवमेंट का वर्णन किया है। साथ ही जो पीजेंट या फार्मर लीडर होते हैं रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने किस प्रकार उन्हें इनवाइट किया था और किस प्रकार गांधी जी ने 3 से 4 बार उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया। बाद में गांधी जी को फोर्स उन्होंने किया तो फाइनली वो वहां पे जाते हैं और किसानों की पिटिएबल कंडीशन देखते हैं। चंपारण मूवमेंट कब हुआ था? अप्रैल 1917 ईस्वी में। कहां हुआ था? चंपारण, बिहार में। और किस पर्पज से हुआ था? मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला, मूवमेंट जैसे चंपारण। दूसरा, कहां हुआ? चंपारण, बिहार में है। और तीसरा, किसके द्वारा इसकी लीडरशिप की गई? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और मेन पॉइंट है इसका पर्पज क्या था, इसका क्या कंटेंट था, क्यों हुआ था चंपारण मूवमेंट गांधी जी ने? आफ्टर सीइंग द पिटिएबल कंडीशन ऑफ पीजेंट ऑफ बिहार इन चंपारण, गांधी जी बिकेम मेल्टेड। गांधी जी मेल्टेड हो गए थे। लगभग 6 माह तक
लगभग 175 दिन उन्होंने सत्य के प्रयोग नामक किताब में लिखा है कि चंपारण में 175 दिन कुल रुकते हैं। आप 6 माह लिख दीजिए, क्योंकि 6 माह मतलब 180 दिन, ये भी पर्याप्त है, जैसा आपको सही लगे। तो वहां रुकते हैं और चंपारण मूवमेंट अंग्रेज जो थे वो भारतीय पीजेंट को फोर्स कर रहे थे। क्या क्या फोर्स कर रहे थे? इंडिगो की खेती, इंडिगो की फार्मिंग करने के लिए जो अंग्रेज थे वो हमारे जो बिहार के पीजेंट हैं, जो फार्मर हैं, उन्हें फोर्स कर रहे थे। क्या फोर्स कर रहे थे उन्हें? कि वे कि उनके पास जितनी भी जमीन है उसके 15% भाग पर वो इंडिगो की फार्मिंग करें। किसानों ने जब अंग्रेजों का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तब उनका प्रोसिक्यूशन किया गया, किस प्रकार उन्हें सताया गया। तो उसके बाद गांधी जी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट छोड़ दिया। यही गांधी जी का पहला मूवमेंट था साउथ अफ्रीका से आने के बाद इंडिया में। तो चंपारण तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरा आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था मार्च 1918 में। मार्च 1918 में दूसरा जो मूवमेंट हुआ था वो था अहमदाबाद कॉटन मिल के जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने जो कॉटन मिल के जो ऑनर थे उन पर सत्याग्रह छेड़ दिया, आंदोलन छेड़ दिया, स्ट्राइक करने लगे। क्यों स्ट्राइक करने लगे? क्योंकि उस समय गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में है, बड़ा ही भयंकर, बड़े ही लार्ज क्वांटिटी में प्लेग फैला था। आज भी इसका वर्णन है, लगभग 10,000 से अधिक उसमें गुजरात के लोग एक्सपायर होते हैं। तो उस समय जो पूरा जो ट्रेड था वो घाटे में चला गया था। आप समझ सकते हैं कोविड जो पेंडेमिक आई है उसमें देश का क्या हाल हुआ, जो कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आज भी देश की इकोनॉमी पे है, देश के लोगों पर तो है, और देश की इकोनॉमी को, देश की किस प्रकार पूरी पॉपुलेशन इससे इन्फ्लुएंस हुई है, प्रभावित हुई है, ये किसी से अछूता नहीं है, सब विषय में अवगत है। उसी प्रकार प्लेग फैला तो जो कॉटन मिल के एम्प्लॉय थे उन्होंने ऑनर से 35% एक्स्ट्रा बोनस की मांग करी। ऑनर ने पहले तो मना कर दिया, उसके बाद बोले कि बोनस मैं आपको केवल 20% प्रदान करूंगा, लेकिन पीजेंट्स की मांग थी कि बोनस उन्हें पूरा 35% चाहिए। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो कि गांधी जी को फिर पुनः इनवाइट किया गया, तो गांधी जी ने फिर इसमें आंदोलन छेड़ा। लगभग 1 माह के अंदर ही गांधी जी जब आंदोलन करते थे तो उससे पूर्व बता देते थे कि मैं इस आंदोलन की लीडरशिप तभी तक करूंगा जब तक ये आंदोलन नॉन वायलेंट रहेगा, अहिंसात्मक रूप से रहेगा। अगर जरा भी वायलेंट हुआ तो मैं तत्काल प्रभाव से आंदोलन छोड़ के चला जाऊंगा। इस कंडीशन में गांधी जी मूवमेंट करते थे। उसके बाद जब गांधी जी ने मूवमेंट किया तो 1 महीने के अंतर्गत मिल के जो कॉटन मिल के ऑनर थे उन्हें गांधी जी के समक्ष बैंड डाउन होना पड़ा, गिव अप करना पड़ा, और वो 35% जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें बोनस प्रदान कर देते हैं। तो पर्पज भी याद रखिए। तीसरा मैंने आपको खेड़ा बताया था, बहुत ईजी है, खेड़ा भी गुजरात में है। ये आपका 22 मार्च या मार्च याद रखिए, लेकिन अहमदाबाद पहले हुआ था। अहमदाबाद 2 मार्च को स्टार्ट हुआ था, वो 22 मार्च को स्टार्ट हुआ। खेड़ा वाला 22 मार्च 1918 को हुआ था, जिसमें क्या बताया गया, उस समय ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर एंड हेलस्टोन, जो पानी कम बरसा था, पानी कम बरसने के कारण जो क्रॉप्स थी वो लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ग्रोथ सही से नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी अंग्रेज भारी मात्रा में जो टैक्स था, जिसे लगान भी बोलते हैं हिंदी में, जो लैंड टैक्स था वो रिकवर करने की जिद उन्होंने ठान ली थी। क्योंकि प्रोडक्शन ना होने के कारण किसान की इनकम हुई नहीं थी, तो वो लगान या टैक्स क्या देते अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेज फिर भी नहीं माने। जब उन्होंने किसानों का प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया तो गांधी जी विवश होकर वहां पे जाते हैं और 3 से 4 महीने का वहां पे आंदोलन होता है। उसके बाद लगभग 90% किसानों का जो टैक्स होता है वो अंग्रेज माफ कर देता है। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था? अप्रैल 1919 को हुआ था, बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स डिथ्रोन द खलीफा ऑफ तुर्की एंड मेक परसिक्यूशन ऑफ तुर्कीज मुस्लिम, और तुर्की के मुसलमानों को सता रहे थे और तुर्की में जो खलीफा थे उसे डिथ्रोन कर दिया था, उन्हें हटा दिया था पद से, जिसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भारतीय मुसलमानों को ही पड़ा। क्योंकि खलीफा एक अल्लाह के एंजल के रूप में जो मुस्लिम भाई हैं हमारे,
वो मानते हैं। तो यही कारण था जब यहाँ पे दो अली बंधु के नाम से ब्रदर, क्योंकि वो जानते थे गांधी जी ही एकमात्र ऐसे शख्सियत है भारत में जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो दो अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के गांधी जी को फोर्स करते हैं कि इस आंदोलन में शामिल हुए। जिन्ना ने भी इसका विरोध किया, यहाँ तक कि गांधी जी तुर्की पर क्या हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेशन ना करते, भारतीय मुसलमानों की पिटिएबल कंडीशन पर ध्यान दें। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर बनी रही तो अंग्रेजों को ज्यादा बेहतर ढंग से, ज्यादा आसानी से यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि इसका प्रभाव कुछ नहीं रहा, बाद में यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। तो फिलहाल उसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन 1 अगस्त 1920 को किया था वो, और मैंने आपको बताया था खिलाफत मूवमेंट लखनऊ से शुरू हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को किया था। मैंने आपको बताया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो माइंड सेट था, इसे उपज बोलते हैं, ये तिलक जी का था। तिलक जी ने गांधी जी को फोर्स किया था कि आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ें। पूरा तैयारी इसकी तिलक जी ने तैयार की थी, याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी पूरी तैयारी की थी। इसका पूरा जो ब्यौरा है वो तिलक जी ने बनाया था। नॉन कोऑपरेशन का मतलब से आपसे क्लियर हो रहा होगा असहयोग, मतलब किसी भी ढंग से भारतीयों द्वारा अंग्रेजों का सहयोग ना किया जाए। बहुत लार्ज क्वांटिटी में गवर्नमेंट टीचर्स या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो भारतीय थे अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहे थे, उन्होंने बड़ी मात्रा में रिजाइन दे दिया था, क्योंकि गांधी जी ने बोल दिया था कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों का सहयोग ना करना, असहयोग करना अंग्रेजों का। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तभी इसका नाम पड़ा। बाद में लगभग 2 करोड़ लोग, लगभग बोला जाता है 1.5 से 2 करोड़ पूरी भारत की पब्लिक गांधी के साथ जुड़ गई थी। और बाद में खिलाफत आंदोलन को भी इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मर्ज कर दिया गया, मिला लिया गया। लेकिन 4 फरवरी मैंने आपको बताया था गांधी जी कोई भी सत्याग्रह या मूवमेंट करने से पहले एक कंडीशन अपनी पुट रखते थे कि अगर ये वायलेंट हो गया तो मैं तुरंत इस मूवमेंट को काल्ड ऑफ रोक दूंगा। और वही हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे चौरी चौरा नामक घटना मैंने आपको कल भी बताया था, जो कि गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है, एक टाउन टाइप का है। वहां पे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जितने भी फ्रीडम फाइटर थे वो स्ट्राइक कर रहे थे। तत्काल प्रभाव से अंग्रेजों ने शूट करवाया। इससे लगभग 4 किसान मार्टियर हो गए, शहीद हो गए। उससे जो पूरी भीड़ थी वो प्रोवोक हो गई, भड़क गई। उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी जो बिल्कुल धरने के पास ही था। इसमें 22 से 23 पुलिस वाले एक्सपायर होते हैं। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए। उन्होंने आगे 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन कॉल्ड ऑफ कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि आंदोलन हिंसात्मक हो चुका था और गांधी जी हिंसा कतई भी बियर नहीं करते थे, जिसका गांधी जी का विरोध भी हालांकि लगभग 90% भारतीयों ने गांधी जी के इस कदम को क्रिटिक्स किया, आलोचना की। कि अगर बोला जाता है कि अगर असहयोग आंदोलन और ज्यादा दिन तक चलता तो 1925 तक ही भारत इंडिपेंडेंट हो जाता, क्योंकि 2 करोड़ लोग केवल 1.5 साल में इस आंदोलन से जुड़ चुके थे। और ये पूरा सेटअप माइंड था तिलक जी का। लेकिन जिस दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन तिलक मार्टियर हो गए, शहीद हो गए। क्वेश्चन आता भी है, क्वेश्चन ये ISP से पूछा भी जाता है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन की जड़ तैयार करी? लेकिन जिस दिन ये आरंभ हुआ उस दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। तो बाल गंगाधर तिलक जी 1 अगस्त 1920 को। आगे बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन कॉल्ड अप कर दिया था बिकॉज ऑफ चौरी चौराज इवेंट दैट टुक प्लेस ऑन 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कहां है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जिसकी सीमा बिहार से मिलती है। अब आगे बात कर लेते हैं, जो किताब में है वही केवल मैं जिक्र करने की कोशिश करता हूं, जो मेन टॉपिक है। साइमन कमीशन भी 10th की बुक में है। साइमन कमीशन का वीडियो मैंने कल ही बनाया था, पूरा लाहौर स्टेडियम से लेके राजगुरु सुखदेव, जय गोपाल, सबके बारे में मैंने बताया। तो साइमन कमीशन भी जरूर देख लीजिए। और अंत में अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी का फेमस मूवमेंट जो था वो था दांडी मार्च। थोड़ा इसे समझ लीजिए, दांडी मार्च या 60 सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दांडी मार्च, आखिर ये दांडी मार्च था क्या? दांडी मार्च मैं आपको बता दूं
कि पूरा डिटेल में पढ़ते हैं इसे। 1882 में 1882 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीयों पर एक सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन मींस SANCTION, प्रतिबंध, जो इसमें रूस पे नाटो कंट्री के द्वारा लगाया जा रहा है। प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी नमक भारत में नहीं बनेगा या भारतीयों द्वारा नमक अब नहीं बनाया जाएगा। नमक कर कब लगाया गया? When did salt tax imposed? कब? 1882 में। ये भी आप कंटेंट में लिख सकते हैं, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे BA हो, चाहे MA हो, ये कंटेंट लिखना जरूरी है। अगर एग्जाम में दांडी मार्च आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत कि साल्ट टैक्स जो अंग्रेजों ने लगाया था उसकी डेट क्या थी? 1882, 1882। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उससे 3 साल पहले साल्ट टैक्स लगा था, याद रखिए। 1882 ईस्वी तक ये नमक का लगता रहा। इसी पर्पस से दांडी मार्च हुआ था कि अंग्रेजों ने जो साल्ट टैक्स का लॉ बनाया था, जो कानून बनाया था, उसे ब्रोक करने के पर्पस से दांडी मार्च बना था। इसका नाम दांडी क्यों पड़ा, पहले आपको बता दें। दांडी पड़ने का सबसे बड़ा कारण इसका ये रहा है कि ये गुजरात में एक गांव है दांडी। अब शायद ये टाउन हो गया हो, लेकिन उस समय तक जहां मैंने पढ़ा ये दांडी उस समय गांव था। तो दांडी और साबरमती घाट से गांधी जी ने, अब इसे थोड़ा डिटेल पढ़ लेते, दांडी मार्च है क्या। अंग्रेजों द्वारा जो साल्ट टैक्स 1882 में बनाया गया था, लगाया गया था, प्रतिबंध सैंक्शन लगाया गया था, उसे तोड़ने के पर्पस से गांधी जी ने अपने 78 डिसिपल्स, डिसिपल मतलब सिस, डिसिपल्स, गांधी जी साहब इस पैदल मार्च में लगभग कहीं कहीं 240 मील भी लिखा रहता है। एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, 240 मील लगभग हो गया आपका 390 किलोमीटर। लेकिन जो सटीक डाटा है यूपीएससी में दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं। 385 किलोमीटर भी लिख सकते हैं आप, 240 माइल्स भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लेके बात देखी है। 78 डिसिपल साथ गांधी जी ने ये यात्रा कहां शुरू की? गांधी जी इनिशियल दिस जर्नी फ्रॉम साबरमती इन गुजरात। साबरमती कहां है? गुजरात में। गुजरात में साबरमती नदी भी है, आपको मालूम है। साबरमती कोर्स से, मतलब साबरमती घाट से ये यात्रा गांधी जी ने स्टार्ट की थी। कहां से? साबरमती घाट से। और 78 लोग उनके साथ जुड़े थे, मतलब 77 प्लस एक गांधी जी, तो टोटल 78 लोग थे इसमें। और टोटल कितने किलोमीटर पैदल चले थे? 385 किलोमीटर, या एनसीईआरटी बुक में 240 माइल्स भी लिखा रहता है, 240 माइल्स, तो जो आपको सही लगे आप देख सकते हैं। 385 किलोमीटर कब स्टार्ट की? डेट भी याद रखना है। ये यात्रा स्टार्ट कब की? 24 दिन की ये यात्रा थी। इसमें राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश में इसका आगमन हो चुका है फिलहाल। तो याद रखिए 12 मार्च 1930 को ये जर्नी गांधी जी ने बिगिन की थी। कहां से? साबरमती। साबरमती कहां है? गुजरात। साबरमती घाट से लेके दांडी तक दूरी कितनी है? 385 किलोमीटर, क्योंकि दांडी के पास ही बिल्कुल समुद्र लगा हुआ है, समुद्र से नमक मिलता है। और गांधी जी ने लगभग ये यात्रा 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930, मतलब 24 दिन तक यात्रा चली। इसे 24 दिन की यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। 24 दिन की यात्रा क्या थी? गांधी जी, इसका हेड, इनके हेड गांधी जी थे, वो बताने की आपको जरूरत नहीं है। 385 किलोमीटर 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 78 डिसिपल साथ, अपने 78 पपिल्स या अनुयायियों साथ इन्होंने यह यात्रा इनिशिएट की थी। और दांडी पहुंचकर एवापोरेशन के माध्यम से, एवापोरेशन वाष्पीकरण के द्वारा इन्होंने नमक बना के अंग्रेजों के साल्ट टैक्स को तोड़ दिया। याद रखिए 6 अप्रैल 1930 को एवापोरेशन के थ्रू, एवापोरेशन के द्वारा गांधी जी ने 1882 में जो अंग्रेजों द्वारा नमक कानून लगाया गया था उसे तोड़ दिया। उसे लगभग 48 ईयर या 50 साल तक 1882 1930 तक अगर देखा जाए 48 ईयर तक जो लगा रहा उसे तोड़ दिया। लगभग 50 साल आप समझ सकते हैं वो कानून तोड़ दिया। अब
एक डेट इसके साथ और है, वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या इसे हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल इसकी डेट बहुत ईजी है सिविल डिसओबीडियंस की याद करना। जिस दिन दांडी मार्च खत्म हुआ था उसी दिन गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी छेड़ दिया। सिविल डिसओबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि ओबे माने आज्ञा मानना होता है और डिसओबे माने आज्ञा ना मानना होता है। कोऑपरेट माने हेल्प करना और नॉन कोऑपरेशन माने हेल्प ना करना। तो ये असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से मिलता जुलता है लगभग। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने ये कब शुरू किया? 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म होता है। और कौन सा दांडी मार्च, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी से ही ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। 6 अप्रैल 1930 को आफ्टर सक्सेसफुल एंडिंग ऑफ दांडी मार्च, गांधी जी इनिशियल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम दांडी, दांडी गुजरात में जो गांव है। इसका पर्पस क्या था? इसका भी पर्पस एक ही था कि किसी भी कार्य में अंग्रेजों की आज्ञा ना मानना, अंग्रेजों को किसी भी काम में सहयोग ना करना, इसका भी एक ही पर्पस था। डिसओबीडियंस माने क्या होता? आज्ञा ना मानना, सबने अवज्ञा, आज्ञा अवज्ञा, आज्ञा का उल्लंघन करना। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मतलब क्या था कि किसी भी काम में अंग्रेजों की आज्ञा ना मानना या अंग्रेजों को डिसओबे करना, अंग्रेजों की बात को ना मानना, यही इसका पर्पस था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का 6 अप्रैल 1930 में जो हुआ था। याद रखिए, ये 10th क्लास में ये गांधी जी इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में लगभग इतना ही दिया है। इसमें खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ध्यान से समझना है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का कंटेंट क्या, लिखना क्या है, किस पर्पस से हुआ था, ये याद रखिए, किस पर्पस से हुआ था? टू डिसओबे ब्रिटिश एट एनी काइंड ऑफ वर्क, एट ईच काइंड ऑफ वर्क, एट ईच काइंड ऑफ वर्क, हर प्रकार के काम में अंग्रेजों को डिसओबे करना। डिसओबे ब्रिटिश एट ईच काइंड ऑफ वर्क, हर प्रकार के काम में, चाहे वो प्राइवेट वर्क हो या गवर्नमेंट जॉब हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस वगैरह जो भी जॉब्स हो, उन सबको ना मानना। और भारी मात्रा में, इसमें भी लार्ज क्वांटिटी में जितने भी टीचर्स थे या स्कूल में अध्यापक थे या प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में थे, और या जो भारतीय पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में थे, उन्होंने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया था गांधी जी से कहने पर, गांधी कहने पर, क्योंकि हिंद स्वराज में पहले उन्होंने लिख दिया था। गांधी जी जितना एनालिसिस कर सकते थे उतना कोई नहीं कर सकता था। तभी 1909 में हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स अंडर 1 ईयर इफ इंडियंस वर स्टॉप टू हेल्प देम, यदि इंडियन उनकी हेल्प करना छोड़ दें किसी भी काम में। ठीक है, आप समझ सकते हैं, एनालिसिस तो उन्होंने पहले कर लिया था और इसे इंप्लीमेंट भी किया। अगर रियल में हम पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट, ये कहां तक कहना उचित है कि देश को आजादी गांधी जी के प्रयासों के द्वारा ही मिली। तो ये एनालिसिस यूपीएससी एग्जाम तक में डायरेक्ट पूछा जाता है। मैं सपोर्ट सबका कर रहा हूं, सबका अपना अलग अलग वे था, लेकिन जो गांधी जी का वे था, आइंस्टाइन ने इसी प्रकार नहीं बोल दिया कि शायद ही कोई विश्वास करेगा। आइंस्टाइन जर्मन ब्लैक होल के बारे में जो पूरी जानकारी देते हैं, इतना विद्वान, इतना स्कॉलर साइंटिस्ट जर्मनी का आइंस्टाइन भी बोलता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, कि शायद ही कोई विश्वास करेगा या आने वाली नस्लें या जो फ्यूचर जनरेशन विश्वास ही नहीं कर पाएंगी। हम नहीं समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं, जिन्होंने गांधी जी के प्रयासों को देखा है केवल वही उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं, बाकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स सबकी होती है। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल 1930 को, इसके अलावा भी क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ 8 अगस्त 1942 को, क्विट इंडिया मूवमेंट। हालांकि ये आंदोलन देखा जाए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से 10th की बुक में ये सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए, नेक्स्ट मूवमेंट गांधी जी का रहा क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब अंग्रेज भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 9 अगस्त
1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। इसका मतलब क्या था? अंग्रेज भारत छोड़ो। इस आंदोलन में ही गांधी जी भी बिल्कुल इसमें आप ये समझ लीजिए डिसअपॉइंटेड हो गए थे, बहुत हताश हो गए थे। तभी गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था। गांधी जी क्वाइंड द स्लोगन डू और डाई इंडियंस, मतलब आप करो या मरो। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, आप इन दिस मूवमेंट मींस क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी क्वाइंड द स्लोगन टू इंडियंस डू और डाई। क्वाइंड द स्लोगन COI, यहां पे डिलीवर्ड स्लोगन भी कर सकते हैं, क्वाइंड भी कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। क्वाइंड स्लोगन डू और डाई। हालांकि इस आंदोलन के बाद गांधी जी को यरबदा जेल में डाल दिया गया था। जब यह आंदोलन स्टार्ट हुआ ही था उसी दिन गांधी जी को उठाकर यरबदा जेल में बंद कर दिया गया था। यह भी आप लिख सकते हैं। आफ्टर इनिशियल दिस मूवमेंट अंग्रेज ब्रिटिशर्स अरेस्टेड गांधी जी एंड इम्प्राइसन्ड इन यरबदा जेल में उन्हें बंद कर दिया गया था। याद रखिए। तो ये गांधी जी के मूवमेंट है। फाइनली 30 जनवरी 1948 को एक्सपायर हो जाते हैं। हालांकि टॉपिक तो बहुत लंबा गांधी जी के बारे में, लेकिन मेन टॉपिक आपको बताना जो आपके सिलेबस में ही है। तो याद रखिए ये टॉपिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डेट्स आपस नोट करिए और डेट्स के साथ साथ लीडरशिप तो गांधी जी ने की, लर्न ही रहेगा। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट था, चंपारण हुआ क्यों, ये भी लिखना है। पूरा सटीक डाटा लिखना है। क्या लिखना है कि जो जितनी जमीन थी उसका 15% भाग पे इंडिगो ग्रो करने के लिए वो जमीन जो थी वो थी वीट के लिए, लेकिन अंग्रेज चाहते थे वीट की जगह वहां पे क्या ग्रो हो, इंडिगो। ये कैसे पॉसिबल था? लेकिन अंग्रेज ने फोर्सफुली ये काम करा। जब भारतीय किसान पूरी तरीका से प्रीमेसाइज हो गए, परेशान हो गए, तो फाइनली गांधी जी को इन्वाइट करके इस बात को उनके सामने रखा गया था। तो जो कंटेंट था इसके अंदर, कोई भी आंदोलन की डेट तो लर्न करनी है, साथ में क्यों हुआ था ये भी रीजन सही लिखना है। याद रखिए। क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने आपको बता दिया क्या पर्पस था। अंग्रेज भारत छोड़ो, डू और डाई, इसमें आप लिख ही देंगे गांधी जी। और गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होते ही यरबदा जेल में अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।